तो बेटा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, नया टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। इसके 3 मेथड मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अब इसका 4th मेथड हम यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब जो ये हाइपर कॉन्जुगेशन है इसी को हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल दो या आप ये भी कह सकते हो सिग्मा and p orbital resonance, sigma and p orbital resonance, sigma and p orbital resonance, vacant p orbital होगा, उनके बीच में रेजोनेंस होगा और इसी को हम बोलते हैं बेकर-नाथन इफेक्ट। इसी को हम कहते हैं बेकर-नाथन इफेक्ट। ठीक है, तो ये चारों सेम चीज है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम कहते हैं। सिग्मा एंड पी रेजोनेंस इसमें होता है। इट इज आल्सो नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है वो आप लोग देखें बेटा ध्यान से। तो ये जो आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन है ये किस किस में होती है? तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इट अपीयर्स इन किस किस कंडीशन में ये अपीयर होती है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले ये अपीयर होती है कार्बोकेटायन में। अभी मैं आपको यहाँ ये भी समझा दूंगी व्हाट इज कार्बोकेटायन। सेकंड ये अपीयर होती है फ्री रेडिकल में। कार्बोकेटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है, फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है, थर्ड एल्कीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है, और फोर्थ बेटा कार्ब एनायन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है। इन 4 कंडीशंस में हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, लेकिन जो कार्ब एनायन है ना इसमें रेयरली एग्जिस्ट करती है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये क्या है, कार्बोकेटायन कार्ब एनायन। फ्री रेडिकल तो आपने पढ़ लिया ना, जब भी किसी एटम पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम फ्री रेडिकल बोल देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगी कार्बोकेटायन और कार्ब एनायन क्या होता है। उससे पहले आप ये करें कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो अपीयर किस किस में होती है। कार्बोकेटायन में होती है, फ्री रेडिकल में होती है, एल्कीन में होती है और कार्ब एनायन में होती है। ठीक है, ये 4 कंडीशंस हैं। ओके, ये आप कर लेना। सो बेटा यहाँ पे कार्बोकेटायन क्या होता है, जब भी किसी कार्बन एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन हो, जब भी कार्बन एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन हो और साथ में पॉजिटिव चार्ज हो, जब भी कार्बन एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन हो और साथ में पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बन एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज, इस टर्म को हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, और कार्ब एनायन क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्ब एनायन? कार्बन एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और साथ में नेगेटिव चार्ज भी होगा। कार्बन एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और नेगेटिव चार्ज होगा। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा मीनिंग समझ में आया होगा कार्बोकेटायन का और कार्बो एनायन का। कार्बोकेटायन क्या होता है कि कार्बन एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और बेटा कार्ब एनायन क्या होता है कि कार्बन एटम जो है उसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन है और साथ में नेगेटिव चार्ज है। फ्री रेडिकल आपको पता है, किसी भी एटम पे एक ओड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, उसी को फ्री रेडिकल हम बोलते हैं। ठीक है, और एल्कीन भी आपको पता है। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए। तो अब मैं आपको ये समझाऊंगी इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, यहाँ क्या मेथड है, क्या तरीका है हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाँ बेटा ऊपर का रब कर दूं ना, अब तो मैं लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए इससे आगे क्या करती हूँ बेटा, पूरा रब कर दूं। तो अब 1 बाय 1 इन सभी में हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। चारों में, कार्बोकेटायन में भी, एल्कीन में भी, फ्री रेडिकल में भी, और कार्ब एनायन में कभी कभी होती है। कैसे होती है वो आपको करवाऊंगी मैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे। जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना उसका सिग्निफिकेंस और लिख लो। इसका सिग्निफिकेंस क्या है?
बेटा जो सिग्निफिकेंस रेजोनेंस का था ना वही हाइपर कॉन्जुगेशन का है। मतलब जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, जितनी ज्यादा बार रेजोनेंस होगा, या सिंपली ये बोलो जितनी ज्यादा बार इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है उतनी ही उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप क्या कहेंगे, अगर ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ना उतनी ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपका सिग्निफिकेंस है हाइपर कॉन्जुगेशन का। ओके, कर लोगे? हाँ भी हो जाएगा ना। अब इसके बाद हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो सबसे पहले मैं हाइपर कॉन्जुगेशन करवाऊंगी कार्बोकेटाइन। सबसे पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे किसमें बेटा? कार्बोकेटाइन में। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को मीनिंग समझाया है व्हाट इज कार्बोकेटाइन, कि कार्बन एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो अब हम यहाँ पे ये करेंगे बेटा कि कार्बोकेटाइन में किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। देखिए ध्यान से, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, इसका नाम हुआ बच्चों इथाइल कार्बोकेटाइन। इसका नाम क्या हुआ बोलो? इथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है बेटा, अब आप ये देखो इथाइल कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन कैसे है? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है वो आप देखिए। इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कैसे बेटा? आप यहाँ देखो ना, ये C है, इस C से 2 तो जुड़ रही है H और एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है। टोटल ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहे हैं। 3 बॉन्ड का मीनिंग कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। 3 बॉन्ड का मीनिंग बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, तो हम कार्बोकेटाइन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हमारा इथाइल कार्बोकेटाइन हो गया। चलो अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाती हूँ। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लिखवाया था सिग्मा एंड पी रेजोनेंस, तो वो कैसे होगा वो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए यहाँ बेटा सब बच्चे ध्यान से देखना, इथाइल कार्बोकेटाइन, ये एक C है। ओके, और आप सबको पता है कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगी बोलो? 2s में 1 हो जाएगा और 2p में 3 हो जाएगा। समझ गए ना? ये सब मैंने क्लास में करवाया था। 2s में 1 हो जाएगा और 2p में 3 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 3 और 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। मतलब कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है? कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन एटम यहाँ पे कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये सब कुछ आपको पहले समझा रखा है कैसे है। तो ये कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3, ये वाला कार्बन है, इसकी हर एक लोब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन s में है और 3 इलेक्ट्रॉन p में है। टोटल इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 हो गया। अब चारों कार्बन एटम से एक एक H एटम जुड़ रहे हैं, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। ये हो गया। तो C के पास 3 H तो यहाँ पे जुड़ गए, हो गया ना। अब बच गया ये वाला C। अब इससे नेक्स्ट वाला C जुड़ेगा। अब आप देखो बेटा ये अगला कार्बन एटम है, ये नेक्स्ट कार्बन एटम है, उसके पास भी एक तो ये लोब होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। ठीक है, ये हो गया बेटा। साथ में C एटम से 2 क्या जुड़ रहे हैं? H जुड़ रहे हैं, तो चलो वो H भी जोड़ देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक H ये जुड़ गया और एक H ये जुड़ गया। लेकिन कार्बन एटम के पास यहाँ एक लोब खाली पड़ी हुई है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है। कार्बन एटम के पास यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है बेटा? वैकेंट p ऑर्बिटल। अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे।
इसको मैं रब कर देती हूँ बेटा, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा यहाँ पे। तो इस कार्बन एटम पे चार्ज कैसा प्रेजेंट है? पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे कैसा चार्ज प्रेजेंट है बेटा? पॉजिटिव। तो कार्बन एटम की ये वाली लो खाली पड़ी हुई है, इट इज वैकेंट p ऑर्बिटल, इट इज वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है ना, यहाँ वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है कार्बन एटम के पास। ओके, ये स्ट्रक्चर है। तो अब आप देखिए इसमें होगा क्या बेटा, इसमें क्या होगा? इस कार्बन एटम की लो भरी हुई है, सिग्मा बॉन्ड है, और इसकी ये पी लोब है वो खाली पड़ी हुई है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्जुगेशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे? सिग्मा एंड पी रेजोनेंस। उसे हम क्या बोलेंगे? सिग्मा एंड पी रेजोनेंस। ओके, सिग्मा एंड पी रेजोनेंस है ये। इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, कर लोगे ना? तो अभी मैंने जो ये आपको स्ट्रक्चर करवाया है, इट इज जस्ट ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। ये तो सिर्फ बेटा ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है कि कार्बोकैटायन में जिस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है उस कार्बन एटम की जो पी ऑर्बिटल की लोब है, एक लोब वैकेंट रहती है। ठीक है ना, आप देखो ना बेटा, कार्बन एटम या 3 ही तो बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन एटम के पास एक पी लोब वैकेंट होती है। तो कार्बोकैटायन में जिस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है उस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन एटम पे एक p ऑर्बिटल की लोब है वो वैकेंट रहती है। उस वैकेंट p ऑर्बिटल की लोब से जो आपका फील्ड ऑर्बिटल है दूसरे कार्बन एटम का, वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड में और इस कार्बन एटम के पॉजिटिव चार्ज में, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा एंड पी रेजोनेंस, सिग्मा एंड पी रेजोनेंस। ठीक है, अब बेटा एग्जाम में आपसे ये सब नहीं पूछेंगे, अब मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपली समझाऊंगी। यहाँ पर इस पॉइंट को आप पूरा कर लें। यहाँ पे हुआ क्या है बेटा, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से। ठीक है, उससे डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उससे क्या होगा? डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अब मैं आपको इनकी एग्जांपल समझाती हूँ, वन बाय वन वो देखिए। ये तो जस्ट ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई है। अब इसको अप्लाई हमें कैसे करना है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन की एक कंडीशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन की एक कंडीशन है कि नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन होता कब है। तो वो कंडीशन क्या है? कि नेसेसरी कंडीशन है, जब कोई भी कार्बोकैटायन या कोई भी मॉलिक्यूल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी उसमें रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो वो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है, व्हेन अल्फा हाइड्रोजन, व्हेन अल्फा हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, जब बेटा अल्फा हाइड्रोजन होगी किसी भी एक कंपाउंड में। अभी समझाऊंगी मैं आपको अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है। When alpha hydrogen takes place in a compound, then hyperconjugation takes place. Then hyperconjugation takes place. जब तक बेटा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी ना तब तक हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। हाइपर कॉन्जुगेशन तभी होगा जब किसी भी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होगी, जब किसी भी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए इसको आगे हम करते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज है बेटा वो मैं आपको समझा, ध्यान से देखिए। तो मैंने ये कार्बोकैटायन बनाया CH3 CH2 और इस C पे चार्ज है पॉजिटिव। बेटा GOC बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पूरा समझोगे तो फिर 12th में बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी, अदरवाइज आप लोगों से फिर ऑर्गेनिक होगी नहीं, ध्यान रखना ये बात। तो इस कार्बन एटम पे ये पॉजिटिव चार्ज है, जो ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है इसका नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा कार्बन, इसका नेक्स्ट कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। तो इस अल्फा कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अल्फा कार्बन पे
पे जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होती है उसी को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो आप इस कंपाउंड में क्या कहेंगे? देयर आर हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन। देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन। एक तो ये है बेटा अल्फा हाइड्रोजन, एक ये है और एक ये है। तो जितनी अल्फा हाइड्रोजन होती है ना बेटा, उतने ही हमारे क्या बनते हैं? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, जितनी किसी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होगी उतने ही उस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आप यहाँ पे ये बात लिख भी सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू number of hyperconjugative structure formed is equal to number of hyperconjugative structure formed। जितनी किसी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होगी उतने ही उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म, या आप ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म। तो बेटा अब मैं आपको समझाती हूँ क्या होगा इसमें। समझाऊं बेटा? बोलो। इस कंपाउंड को मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन करके दिखा रही हूँ, तो मैं सिर्फ इस कंपाउंड को रखूंगी, बाकी सब मैं रब कर देती हूँ। नोट डाउन कर लिया तुमने? किसी ने नहीं किया है तो रिकॉर्डिंग से देख के कर लिया, ठीक है? अब देखिए बेटा, ये बेसिक्स आपको 11th में सिखाए जा रहे हैं। बेटा आपको आगे इन चीजों को कोई भी नहीं सिखाएगा, ध्यान रखना। ये आपको लाइफ टाइम ऑर्गेनिक में हेल्प करेंगे। जो बेसिक्स आपको अब सिखाए जा रहे हैं ये आपको आगे कोई नहीं सिखाने वाला। तो इस कंपाउंड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आपको मैंने समझाया अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है। कार्बोकेटाइन है, उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब बेटा इस कार्बन एटम के पास 3 अल्फा। मैं कोई कंडीशन दोबारा बोल दो। कंडीशन बेटा रिकॉर्डिंग में देख लेना। कंडीशन ये थी कि अल्फा हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में होगी वो ही हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, ठीक है? तो अब देखिए बेटा इस कंपाउंड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बारी बारी सबका नंबर आएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले इस C और H के बीच का। हाँ बेटा योगेश बोल, कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसके बीच का मैंने ये एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या है, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ आ गया। तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सारे बच्चे एज इट इज आ जाना नेक्स्ट क्लास में। देखो ये बनेगा बच्चों C, यहाँ एक H, यहाँ एक H। बच्चों मैंने ये वाला बॉन्ड यहाँ भेज दिया तो ये बॉन्ड कैसा हो गया? डबल। ये C और इस C पर कितने H है? 2। इस C का पॉजिटिव चार्ज खत्म ना। पर बेटा ये H ना यही का यही प्रेजेंट है, ये अपनी जगह से हटा नहीं है। और अब इस H एटम पे चार्ज कैसा आ गया बोलो? ये H एटम यहाँ से हटी नहीं है, इस पर कैसा चार्ज आ गया बताओ बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने अपना क्या दे दिया? बॉन्ड। तो आप देखिए ये तो है सिग्मा बॉन्ड, ये तो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या होगी? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये H पॉजिटिव अपनी जगह से हटेगा नहीं, बेशक इसका बॉन्ड चला गया हो, लेकिन ये H प्लस अपनी जगह को छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि जो ये कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है और जो इसका वैकेंट p ऑर्बिटल है उन दोनों की आपस में ओवरलैपिंग होगी है, मतलब कि हाइपर कॉन्जुगेशन होगी है। तो ये इसका बना फर्स्ट स्ट्रक्चर। चलो अब इसका बनाते हैं सेकंड स्ट्रक्चर। अब बेटा जरूरी है यही H अपना बॉन्ड दे? नहीं ना, अगली बार ये वाली H अपना बॉन्ड देगी। तो नेक्स्ट में आप ये बनाओगे C